हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेफ फर्स्ट सेमेस्टर के इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के सब्जेक्ट की बात। उसमें हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 3 का ये लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड टू कॉलोनियल पीरियड। कि फाइनेंस कैसे होता था और मैनेजमेंट कैसे होता था पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेके कॉलोनियल पीरियड तक। तो इसमें 3 या 4 पीरियड की बात की गई है। पहले पोस्ट गुप्ता, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल पीरियड एंड द लास्ट वन इज कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें दिल्ली सल्तनत और जो मुगल पीरियड है उनको थोड़ा अलग अलग करके बांटा गया है ना। और बाकी वीडियोस में जब हमने बाकी की टीचिंग एंड लर्निंग की बात की थी तो वो दोनों सेम ही कराते थे एक तरह से। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और इससे रिलेटेड आप वीडियोस जो इससे रिलेटेड है, इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस है, आप इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले टैब पे जाके इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे ये सब जान लेते हैं इन ब्रीफ। तो द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन इंडिया फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता पीरियड टू द कॉलोनियल पीरियड सो सिग्निफिकेंट चेंजेस। कि हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं जैसे जैसे टाइम बीता है ना, और नई नई सरकारें आई या फिर नए नए रिलीजन के लोग आए। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता पीरियड में, जब गुप्ता पीरियड था तब हमने पढ़ा था बुद्धिज्म का, जैनिज्म का और वैदिक एजुकेशन का ज़्यादा प्रभाव था। फिर उसके बाद इन्वेजन्स हुए इंडिया पे, दूसरे फॉरनर इन्वेजन्स हुए। तो दिल्ली सल्तनत और जो बाकी लोग थे, मुगल शासक थे, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और अपने जो सिस्टम्स थे या फिर अपने जो कामकाज थे वो करने लगे। और हमारे जो परंपरा थी बुद्धिज्म की, जैनिज्म की या फिर वैदिक एजुकेशन की, उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आए, उनके बाद आए फिर ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, जो पहले से चली आ रही कामकाज से प्रथा थी उनको हटा के अपने रूल को ला दिया था। सो हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके रेवेन्यू सिस्टम में, कि वो कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, कैसे इनकम कलेक्ट करते थे, ट्रेडिंग में कि व्यापार कैसे करते थे, बैंकिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। इन सब में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सो एक एक करके बात करेंगे हर पीरियड की। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की, मतलब जब गुप्ता का पीरियड जब अंत में था उस टाइम की बात करेंगे कि उस टाइम में फाइनेंस और मैनेजमेंट कैसा था, जो कि है 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक। अब आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि 7th सेंचुरी कौन सा ईयर होगा और 12th सेंचुरी तक कौन सा ईयर होगा, है ना। तो ये ज़रूर बताना। जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, और 21st सेंचुरी में कौन सा ईयर है, 21st सेंचुरी में कौन सा ईयर है, 2001 से लेके कहाँ तक आएगा, 2099, है ना। 2000 से लेके 2099। ओके। तो ऐसे ही 7th सेंचुरी कौन सी होगी, दैट इज कॉमन एरा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक। सो रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कैसा था उसमें, किस पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिमेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। कि उस टाइम में पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब वैदिक शासन था और बुद्धिज्म से रिलेटेड रिलीजन थे और जो जैनिज्म से रिलेटेड, तो उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही मेन प्राइमरी सोर्स था। कि आप कि लोग क्या करते थे, लैंड से जो कमाई आती थी, फॉर एग्जांपल वहाँ पे फार्मिंग कर ली, या फिर उसको एक तरह से जैसे आजकल दे देते हैं ना कि रेंट पे दे देना एक तरह से, है ना, कि आप उस पे कुछ भी फसल बोलो और हमें कुछ रुपए दे देना। तो ये सारे सिस्टम जो थे वो मेन एक तरह से प्राइमरी सोर्स था। सो भाग, हम बोलते हैं ना भाग, शेयर ऑफ प्रोड्यूस यूजुअली 1/6 ऑफ द टोटल ईल्ड। कि जितना वो प्रोड्यूस होता था उसमें से जो 1/6 जो भाग होता था, 1/6, है ना। तो एंड द कर, कर क्या होता है, जो टैक्स होता है, टैक्स ऑन प्रोफेशन एंड कॉमर्स वर कॉमन। कि उन्हें भाग देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान ज़मीन पे कुछ प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो उसका 1/6 जो शेयर है वो गवर्नमेंट को देना होता था उसे, या फिर जो रूलर्स हैं उनको देना होता था। और कर देना होता था, कर मतलब टैक्स, है ना। उस पे टैक्स भी देना होता था। कि टैक्स किस चीज़ पे था, जो प्रोफेशंस और जो कॉमर्स पे थे, मतलब जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो काम थे उनमें उन्हें टैक्स देना पड़ता था। फिर विलेजेस वर द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड द लोकल ऑफिशियल। तो विलेजर्स जो थे, विलेजेस थी वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, मतलब वहाँ पे सारा प्रशासनिक काम होता था। और लोकल ऑफिशियल थे जैसे ग्रामिक्स, महामत्राज ना, मैनेज टैक्स कलेक्शन। तो यही क्या करते थे,
जो किंग था वो तो सबसे टैक्स लेगा नहीं, तो वो ऐसे अपॉइंट कर देता था लोगों को विलेजेस में से, ताकि वो और लोगों से टैक्स ले ले या फिर भाग ले ले उस हिस्से का जो उन्होंने उगाया है। सो ग्रामिक्स और महामंत्रास ये होते थे जो टैक्स कलेक्शन में हेल्प करते थे। आफ्टर दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था उस पीरियड में? तो ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें, इंटरनल ट्रेड वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्लरिशिंग गिल्ड्स। तो इंटरनल ट्रेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑफ द गिल्ड्स। गिल्ड्स कौन होते थे? एक तरह का समूह होता था लोगों का जो सारी चीज़ें मिलकर करते थे, डिसाइड करते थे कि कैसे क्या करना है ना, स्टेप्स और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जिसको श्रेणीज बोलते थे। ठीक है, दैट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कंट्रोल करते थे कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सारे जो खाते वगैरह होते थे वो सब लिखते थे, है ना। तो गिल्ड का ये काम होता था। सो सिल्क, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर मेजर एक्सपोर्टेड टू सेंट्रल एशिया। तो हमने जैसे रोमन एम्पायर में भी पढ़ा था, अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रोम से हमारा ट्रेडिंग सिस्टम था, उस टाइम में चाइना से ट्रेडिंग सिस्टम था। सो हम उनको क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें उन्हें निर्यात करते थे, तो सिल्क था, है ना, टेक्सटाइल था और स्पाइसेस मतलब मसाले। सो कोस्टल ट्रेड एक्सपेंडेड थ्रू पोर्ट लाइक तमरालिप्ती, है ना, तमरालिप्ती जो बंगाल में है, कावेरीपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम जो तमिलनाडु में है, भरूच एंड गुजरात। तो ये सारे कुछ जो कोस्टल ट्रेड थे, जहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था दूसरी कंट्रीज के साथ, ओके, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा इंडिया का ट्रेड होता था उस टाइम में भी, 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। फिर उसके बाद आता है कि बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम कैसा था? तो मनी लैंडर्स जो होते थे, दैट इज श्रेष्ठीज, है ना, श्रेष्ठीज जिन्हें बोलते थे मनी लैंडर्स। एंड टेम्पल ट्रस्ट फंक्शन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो टेम्पल में जो ट्रस्ट बनाए, मतलब कुछ लोगों का समूह होता था, वो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करते थे, पहले बैंक नहीं होते थे। तो जो जो लोग धनवान होते थे ना, मनी लैंडर्स, जो मनी उनको लैंड करें या फिर एक तरह से उधार पे दे, सो उनको श्रेष्ठीज बोला जाता था, श्रेष्ठीज। तो वो मनी देते थे बहुत ज़्यादा ब्याज, उनकी जो ब्याज रेट थी, जो इंटरेस्ट रेट था, वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम में। सो हुंडीज, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जब किसी दूसरे स्टेट से या फिर दूसरी कंट्री से जब ट्रेडिंग करते थे, तो हुंडीज यूज होते थे, दैट इज प्रोमिसरी नोट होता था वो, जो ये बताता था कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा इस ट्रेडिंग, इस एक तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है हुंडी की। सो ये ₹2500 का है ना। कहाँ का है ये? प्रॉमिस टू पे टू सेठ, दैट इज भगवान दास ऐसे कुछ नाम लिखा, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹2500, ठीक है, फॉर द वैल्यू इन द कैश दिस डे। तो ये साइन वगैरह करके, जो वहाँ के ब्रोकर्स वगैरह होते थे, उनके साइन और यहाँ पे स्टैंप लगा के, तो ऐसे हुंडीज प्रोवाइड होती थी, जो प्रोमिजनरी नोट होता था। और ये कब का है देखो, 1951 का है ना। सो ऐसे होते थे उस टाइम पे कॉइन्स। कॉइन्स जैसे अब हमारे की जो कॉइन्स है, वो उनकी तो सिर्फ अगर वो एक है तो एक ही वैल्यू है, बट उस टाइम पे क्या होता था, कॉइन्स की वैल्यू, कॉइन्स क्या होते थे, गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे और कॉपर के होते थे। ओके, जो उस टाइम में जो डायनेस्टीज जो रन कर रही थी या फिर एक तरह से राज कर रही थी इंडिया पे, तो वो ये सारी करेंसीज को इशू करते थे, है ना। ये सारी करेंसीज होती थी, गोल्ड की होती थी, सिल्वर की होती थी और कॉपर की होती थी, जो ट्रेडिंग में हेल्प करती थी। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? तो फ्यूडल लॉर्ड्स, दैट इज समंताज या फिर सामंत जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। सो लोकल सेल्फ गवर्नेंस वो स्ट्रॉन्ग इन साउथ इंडिया। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इट मीन्स कि जो पंचायत सिस्टम होता है ना, जो लोकल कुछ कुछ स्टेट्स में या फिर विलेजेस में जो चलती है, खुद ही उनमें से एक पंच बन जाता है, एक बड़ा हेड जो होता है ना। सो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चलती थी साउथ इंडिया में, जैसे चोला विलेज असेंबलीज लाइक सभा। तो वो सभा बनाते थे, है ना, कुछ लोगों की, कुछ लोग होते थे उसमें, और फिर सारे डिसीजंस लिए जाते थे। सो आफ्टर दैट मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी एक्सपेंसेस वर मैनेज्ड बाय द लैंड ग्रांट। तो मिलिट्री के और ब्यूरोक्रेसी के जो एक्सपेंसेस थे, वो किसके द्वारा दिए जाते थे? लैंड ग्रांट्स के द्वारा। लैंड ग्रांट मतलब जो, दैट इज द, जो एक तरह से भूमि दान में दे देते ना, जैसे ब्रह्म दे कि किसी टेम्पल के नाम कर दी, देवदान या किसी भगवान के नाम कर दी, तो ये था। तो मिलिट्री, जो मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस होते थे ना, जो हेल्प करती थी स्टेट की, है ना, कि कोई और आक्रमण ना कर दे। और ब्यूरोक्रेसी मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है ना। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो खुद ही, जैसे ब्यूरोक्रेटी जो होते थे पहले किंग होते थे, है ना, उनका खुद का राज होता था, कोई इलेक्ट करके थोड़ी चूज करता था। तो इन सब के एक्सपेंसेस लैंड ग्रांट्स के थ्रू क्या करते थे, मैनेज करे जाते थे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज द
दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था फाइनेंस और मैनेजमेंट, जो कि 1206 से लेके 1526 तक रहा। सो इसमें रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इक्ता सिस्टम था, लैंड ग्रांट इक्ताज। जो हम लैंड ग्रांट करते थे, जैसे अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, पोस्ट गुप्ता में लैंड ग्रांट को ब्रह्मदेय या देवदान बोलते थे, बट दिल्ली सल्तनत में उसे क्या बोला जाता था, इक्ता, इक्ता सिस्टम। ओके, सो इसमें क्या था, वर गिवन टू नोबल्स, जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उनको दिया जाता था, और नोबल्स को क्या बोला जाता था, मुक्ति इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज, कि जब कोई मिलिट्री सर्विसेज करके आता था उसको लैंड ग्रांट दी जाती थी, मतलब जमीन दान में दी जाती थी, जिसको इक्ता बोलते थे, और किसको दी जाती थी, वो मुक्तीज को। ओके, सो उसके बाद है खरज, खारज या फिर खरज टैक्स, जो क्या होता था, 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज टैक्स, कि जितना प्रोड्यूस हुआ है, जितना एक तरह से फसल हुई है, उसका हाफ पार्ट या फिर उसका 1/3, 33% जो है वो किसके द्वारा लिया जाता था, जो सरकार होती थी उस टाइम पे, है ना, दिल्ली सल्तनत की जो रूलर होते थे उस टाइम पे वो। सो अदर टैक्सेस कैसे थे, जिजिया, जिजिया टैक्स था, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम्स नहीं थे उन पे जो टैक्स लेते थे उसको जिजिया बोलते थे। जाकत, जाकत इज फॉर चैरिटी टैक्स फॉर मुस्लिम, कि मुस्लिम्स के लिए चैरिटी टैक्स लिया जाता था, है ना। और खाम, खाम इज वॉर बूटी टैक्स, की जो वॉर में जो लड़के आ रहे हैं, जो लड़ाई में जो मर जाते हैं या फिर ऐसे, तो उनके लिए भी क्या लिया जाता था, खाम नाम से एक टैक्स लिया जाता था। ओके, उनके लिए। सो उसके बाद है ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी उस टाइम पे, ट्रेड फ्लरिश्ड विद पर्शिया, तो पर्शिया, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे। सो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे, दिल्ली, मुल्तान, है ना, जो पाकिस्तान में है, कैम्बे, है ना, जो गुजरात में है, और सोनागांव, सोनरगांव, सॉरी, सोनारगांव, जो बंगाल में है। ओके, तो इन सब के साथ क्या होते थे, ट्रेड होते थे, किसके, दिल्ली सल्तनत के। आफ्टर दैट कोइंस लाइक टंका, टंका जिसको बोलते हैं सिल्वर, एंड जीतल जिसको कॉपर बोलते हैं, वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको टंका बोला जाता था, और जो कॉपर कॉइन्स थे उनको जीतल बोला जाता था। ओके, उस टाइम पे, किस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत। ये आपको कुछ याद करने की चीजें हैं तो वो याद करनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट इज अ नेक्स्ट इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसा होता था, सर्रफ, सर्रफ या फिर सारफ, है ना, मनी लेंडर जिसको बोला जाता था, मनी लेंडर को क्या बोला जाता था, सर्रफ। फैसिलिटेट ट्रेड थ्रू ह्यूंडई ट्रांजैक्शन, जो अभी हमने पिक्चर देखी थी ना, ह्यूंडई जो बिल होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट, कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा ये जब ये ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो जो सर्रफ्स थे या मनी लेंडर्स थे वो ट्रेड करते थे ह्यूंडई ट्रांजैक्शन के थ्रू, है ना, किसके पास रुपए नहीं होते तो वो पहले वो एक तरह से बिल बनवा लेते थे। आफ्टर दैट इज वक्फ, वक्फ क्या होता है, एंडोमेंट्स, है ना, जो एक तरह से कुछ रुपए दिए जाते हैं चैरिटी के लिए, वर यूज टू फंड एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि कुछ लोग होते थे जो धनी लोग होते थे वो एंडोमेंट्स देते थे या फिर वक्फ देते थे, जिससे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फंड मिल जाता था, वो उनकी उनके पास रिसोर्सेज आ जाते थे, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ये सब दिया जाता था। आफ्टर दैट इज मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, तो मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज था, मतलब कोई जैसे एक सुल्तान होता था, वो सुल्तान, जैसे अब हमारे जो बिजनेस हायरार्की होती है ना, कि सबसे पहले एक तरह से जो, अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ की, तो पहले वीसी होता है ना, ठीक है, फिर वीसी के बाद रजिस्ट्रार होता है, फिर अदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ऐसे करके, है ना। सो मैनेजमेंट सिस्टम था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कि कोई एक इंसान ही चलाता था, वो किसी जरिए के थ्रू, जैसे जो सुल्तान था, सुल्तान मतलब किंग, किंग के नीचे कौन होता था, वजीर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, फिर वजीर के नीचे होते थे दीवान्स, दैट इज फाइनेंस, आर्मी एंड रेवेन्यू। ओके, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो फाइनेंस में हेल्प करते थे, और जो आर्मीज थी वो दीवान्स में आते थे। सो दीवान वजीरत, विजरत, है ना, दीवान विजरत इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेज टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, जो किसको मैनेज करते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, जो टैक्स की अमाउंट आ रही है ना, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं, उसको मैनेज करते थे दीवाने विजारत या फिर विजरत, है ना। सो उसके बाद है मार्केट रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय दीवाने रियासत। सो जो मार्केट रेगुलेशंस होती थी, मतलब कितनी तेज़ी आ रही है, कितनी एक तरह से महंगाई हो रही है, कितना सस्ता हो रहा है कोई सामान, तो जो रेगुलेशंस रहती थी मार्केट में, है ना, कि किस टाइम में कौन सा सामान बेचना है, तो ये सारी जो चीज़ें होती थी वो दीवान रियासत के द्वारा की जाती थी, दैट इज मार्केट कंट्रोलर। ओके, मार्केट कंट्रोलर के द्वारा। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज द मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड था 1526 से लेके 1857 तक। सो
इस 1857 तक भी नहीं था, बल्कि उससे पहले ही ख़त्म हो चुका था एक तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे। ओके, सो इसमें क्या हुआ था कि उस इससे तो बहुत ज़्यादा पहले आ गए थे मुगल वाले, सॉरी ब्रिटिशर्स। सो इसमें क्या होता है, जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी में क्या था, जो मिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स होते थे, मनसबदार जिन्हें बोलते थे, वर ग्रांटेड लैंड जागीर्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज। तो उनको लैंड दी जाती थी उस टाइम पे, मुगल पीरियड पे। जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, जो सेना में एक तरह से होते थे, उनको जागीर्स या फिर लैंड दी जाती थी इंस्टेड ऑफ सैलरीज, सैलरीज के बजाय। सो जब्त सिस्टम था बाय टोडरमल, या फिर अकबर का जो मिनिस्टर था टोडरमल, उसके द्वारा ये जब्त सिस्टम चलाया गया था। इसमें क्या होता था, लैंड वॉज सर्वे, की लैंड का सर्वे करते थे, एंड टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। तो टैक्स दिया जाता था, टैक्स फिक्स करा जाता था 1/3, है ना, जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी सबका हम मिला के सारे गांव का, उसका 1/3 ले लिया जाता था, किसके द्वारा, जो किंग होते थे उनके द्वारा। ओके, फिर उसके बाद है अदर टैक्सेस भी, कौन कौन से थे, सबसे पहले जिजिया, जो पहले भी था इसमें दिल्ली सल्तनत में, जो नॉन मुस्लिम के लिए था। फिर उसके बाद वो अकबर का जब टाइम आया था, अकबर जब राजा बने थे, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, बट फिर औरंगजेब के टाइम पे उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, दोबारा से ला दिया गया। सो कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स एंड ट्रेडर्स, तो कस्टम ड्यूटीज भी लगाई जाती थी, मतलब एक तरह से टैक्स लगाया जाता था जो ट्रेडिंग होती थी उस पे, और गुड्स वगैरह पे, और जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना, तो उस पर कुछ टैक्सेस भी लगाए जाते थे। उसके बाद है ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, तो इंडिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो इंडिया इस टाइम में टेक्सटाइल्स का, मतलब कपड़ों का, स्पाइसेस का, और इंडिगो का बहुत ज़्यादा, अफीम वगैरह का, इन सब का बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपोर्टर था, सबसे ज़्यादा यहीं से एक्सपोर्ट होते थे, जाते थे। सो पोर्ट लाइक सूरत, हुगली एंड मसूलीपट्टनम, तो जैसे पोर्ट जैसे कि सूरत है ना गुजरात में, हुगली वेस्ट बंगाल में, मसूलीपट्टनम, दैट इज मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। सो ये की ट्रेड हब्स थे, किसके, उसके, जो ट्रेडिंग होती थी टेक्सटाइल, स्पाइसेस और इंडिगो की। आफ्टर दैट इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच एंटर्ड इंडियन मार्केट। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, इसके बाद क्या हुआ, ये इस पीरियड के बाद और कंपनीज आने लग गई। एक तरह से जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो उनका मेन एम क्या था, सिर्फ इंडिया में ट्रेडिंग करने आना, बट वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मज़े किए, ये देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सही है, मौसम भी बहुत सही है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से उन्होंने उनको वहीं पे ही उनको दबा दिया, जो मुस्लिम्स थे, मुगल जो शासक थे, उनको दबा दिया, और फिर खुद अपने शासन करने लगे ना, धीरे धीरे करके। जो हिंदू थे उनमें एक तरह से डिवाइड ला दिया है ना, कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम करके, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी, एजुकेशन पे भी बहुत गलत किया था। सो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ गई थी, जैसे पुर्तगीज आए थे पहले, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब भी आए थे। ओके, उसके बाद है जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था। सो जगत सेठ, दैट इज बंगाल, बंगाल में जगत सेठ होते थे, जो अमीर आदमी होते थे, एंड अदर बैंकिंग फैमिलीज फाइनेंस, ट्रेड एंड गवर्नमेंट, की जो बैंकिंग फैमिलीज होती थी, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपए होते थे, वो करते थे ट्रेड और गवर्नमेंट के साथ, मतलब वो रुपए देते थे जिसको, गवर्नमेंट को, है ना, या फिर और ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। आफ्टर दैट हिंदूज, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज अनेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया जाता था। मुगल करेंसी क्या होती थी, गोल्ड जिसको मोहर बोलते थे, मोहर, और सिल्वर जिसको रूपी बोलते थे, और कॉपर जिसको दाम बोलते थे। ओके, तो ऐसी जो मुगल करेंसी थी उस टाइम पे, गोल्ड को मोहर, सिल्वर को रूपी, और कॉपर को दाम। आफ्टर दैट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी यहाँ पे भी, मतलब किंग के द्वारा सारा रूल किया जाता था। एम्परर होता था, उसके नीचे वाजिर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते थे। दीवान होता था, फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, मतलब सूबेदार होते थे, जो हर प्रोविंस इन द सेंस की कुछ स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया बना के प्रोविंस बना दिया जाता था, है ना, सॉरी, है ना। तो सूबेदार उन्हें बोलते थे, जो रूल करते थे वहाँ पे, और फिर सारे टैक्स वगैरह, जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो चलाते थे। आफ्टर दैट इज दीवान वजारत, यहाँ पे भी थे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी, जो टैक्सेशन और ट्रेजरी को, जो खजाना वगैरह होते थे, जो रुपए आते थे, उन सबको हैंडल करती थी। लोकल ऑफिशियल लाइक पटवारी एंड कुआंगो, दैट इज मैनेज रेवेन्यू कलेक्शन, तो ये क्या करते थे, पटवारी और कुआंगो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, मतलब टैक्सेस के थ्रू, है ना। तो ये सारे जो करते थे वो लोकल ऑफिशियल करते थे, जो पटवारी को जिसे बोलते हैं। आफ्टर दैट इज द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो 1757 से आया था 1947 तक, तो यहाँ पे
1857 नहीं आएगा, क्योंकि 1857 में तो क्रांति हुई थी, है ना, तो यहाँ पे 1757 आएगा। सो 1757 तक ये पीरियड था। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में क्या था इस टाइम पे? सो चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। सो परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। इन्होंने क्या कहा था, जमींदार वर मेड हेरिडिटी ऑनर्स ऑफ द लैंड, कि जमींदार को क्या बना दिया, हेरिडिटरी ऑनर बना दिया, कि उन्हीं के पास जमीन रहेगी, उनका कोई बच्चा आएगा फिर उनके पास रहेगी, तो वो उनको हेरिडिटरी ऑनर बना दिया, कि जन्म से अधिकार कर दिया उनको। फिक्स्ड रेवेन्यू वर कलेक्टेड, तो फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्ट होता था कि चाहे कितनी भी फसल उगे उतना ही टैक्स कलेक्ट होगा। ओके, लीडिंग टू पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी इससे रिलेटेड, जमींदारी सिस्टम और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें आप मुझे बताना कि इसमें कितना परसेंट टैक्स दिया जाता था, किसको, जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको। सो उसके बाद है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी ये रही थी वेस्ट बंगाल वगैरह उस साइड में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा, जैसे बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे ज़्यादा रही थी। फिर रियोतवारी सिस्टम, तो रियोतवारी सिस्टम थी मद्रास और बॉम्बे में बाय थॉमस मुनरो। तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। जो फार्मर्स होते थे जिनको रियोत बोलते थे, पेड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब इसमें जैसे पहले यहाँ पे क्या था, जमींदार को बोल दिया था इन्होंने कि आप कलेक्ट करके लाओगे, बट यहाँ पे वो फार्मर से डायरेक्टली, जिनको रियोत भी बोलते थे, उनसे ही डायरेक्टली रेवेन्यू पे करते थे, डायरेक्टली टैक्स लेते थे। सो उसके बाद है महालवाड़ी। ये कहाँ रहा था, साउथ इंडिया में ज़्यादा रहा था। फिर आया था महालवाड़ी सिस्टम, नॉर्थ इंडिया में जो रहा था बाय होल्ट मैकेजी। ठीक है, इन्होंने दिया था मारवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या था, रेवेन्यू वर कलेक्टेड फ्रॉम विलेज कम्युनिटीज, कि रेवेन्यू जो है, जैसे पंचायत होती हैं, सरपंच होते हैं, तो इसी तरह से जो हेड होते थे एक तरह से विलेज के, वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। ये कहाँ पे रहा है, नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो ये वाला सिस्टम रहा है मारवाड़ी सिस्टम। ओके, सो उसके बाद है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट कैसा था उस टाइम पे। इंडिया बिकेम अ रॉ मटेरियल सप्लायर, तो इंडिया जो है उसको इन्होंने रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, उसका सप्लायर बना देते, जैसे कॉटन का, इंडिगो का, टी का, फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ओके, ब्रिटिश ये क्या करते थे, अपने इंग्लैंड में वहाँ पे पहुँचा देते अपना, यूरोप में ये सामान सारा, फिर वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट लाके फिर इंडिया में बेचते थे ज़्यादा रेट में। सो ब्रिटिश मोनोपोलाइज्ड सॉल्ट, ओपियम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ब्रिटिश ने इन सब पे मोनोपोलाइज कर दिया था। मोनोपोलाइज मीन्स कि कोई और इसको नहीं बना सकता, बस इन्हीं का हक है, और कोई इसको नहीं बना सकता। किस किस को, जो सोल्ट था, ओपियम था, दैट इज ओपियम इज द, आप बोल सकते हो इसे अफीम, और टेक्सटाइल जो कपड़े होते थे, है ना, तो इन्होंने इसको मोनोपोलाइज कर दिया था कि मैं हम ही बना सकते हैं, कहीं और आप इसकी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते विदाउट अवर परमिशन। ओके, तो इन्होंने हक जमा लिया था इस पे। सो इसके बाद आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन ड्यू टू चीप ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डिक्लाइन में चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि मशीन मेड गुड्स, जो रेडीमेड जो कपड़े होते थे या रेडीमेड जो सामान होता था, वो लाते थे और चीप रेट में बेचते थे हैंडीक्राफ्ट से भी ज़्यादा। तो हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन आ चुका था इस टाइम पे। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो काम काज थे, उन्होंने छीन लिया था। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे थे। सो बैंक ऑफ, कौन कौन से थे, सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दैट इज 1770 में हुआ था ये ओपन। तो ये वो वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक, ये इंडिया का सबसे पहला इंडियन बैंक है, ये याद करने की भी बात है। ओके, फिर है प्रेसिडेंसी बैंक, तो प्रेसिडेंसी बैंक होते थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास वर एस्टेब्लिश। तो जहाँ से प्रेसिडेंसी बैंक, मतलब जहाँ पे इनका ज़्यादा रूल था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने अपने नाम, उस स्टेट के नाम से बैंक बना दी थी। ठीक है, यहाँ पे तीनों जगह पे क्या खुली हुई थी, यूनिवर्सिटीज भी ओपन हुई थी। ओके, उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1935 में। आरबीआई जो बैंक ऑफ बैंक जिसे बोलते हैं ना, है ना। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, मतलब मॉडर्न तरीके से अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था, कि जो किंग है उसी के पास पावर होगी और आप सब उनके अंडर काम करोगे। ओके, और सिविल सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो सिविल सर्विसेज को कब इंट्रोड्यूस किया था, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी पूछती हूँ, अगर आप वीडियो देखते हो तो उनका आंसर ज़रूर कमेंट करो, ताकि इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज वाली वीडियो में, जहाँ पे
ने बात की थी इंडियन सिविल सर्विसेज की, वो मैं करा चुकी हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने वो देखी है या नहीं देखी। ओके, सो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बना दिए थे इन्होंने, जो अभी भी हैं, अभी भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, मैनेज, जो उनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन का था, और लॉ एनफोर्समेंट का, कि लोगों को कोई खारिज तो नहीं कर रहा है ना, लोगों को कोई मान तो नहीं रहा है, जो कानून होते थे उनको भी चलाना एक तरह से इन्हीं का काम होता था। और रेलवे एंड पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, मतलब हमारे इंडिया में रेलवेज भी आ गई थी इनके टाइम पे, और पोस्टल सिस्टम मतलब पोस्ट ऑफिस भी स्टार्ट कर दिए थे। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कहाँ पे, हमारे इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो 1854 में जो है ये रेलवे सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था। ओके, तो सॉरी 1848 में नहीं, 1853 में, है ना। 1853 में सबसे पहली रेलवे लाइन बनी थी, जो कि मुंबई टू थाने बनी थी। ओके, तो रेलवे सिस्टम और पोस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन्होंने, ताकि ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से हो सके, मतलब हम अगर हमें दूसरे स्टेट में माल पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, तो वो आसानी से पहुंचा सके, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो सके, कि अगर कोई चिट्ठी वगैरह है तो पोस्ट के जरिए जल्दी से आ जाए। तो ये सारे सिस्टम, जो रेलवे था, पोस्टल सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आईसीएस, मतलब इट मीन्स की जो सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी जो कंडक्ट कराते हैं आजकल, ये सब किसने दिया था हमें? ब्रिटिश ने ना, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड वालों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स ने। ओके, सो ये था क्या, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो आज हमने इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ा कि कैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता था पोस्ट गुप्ता से लेके कब तक का, कॉलोनियल पीरियड का। ओके, सो पोस्ट गुप्ता के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में क्या था, आफ्टर दैट हमने पढ़ा मुगल पीरियड में क्या था। कुछ अलग अलग टर्म्स थी जो आपको याद करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफाई करेंगे कि आपको अच्छे से पेपर आता है और आपको नॉलेज भी है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ा। सो ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी आंसर ज़रूर करना। And also don't forget to like, subscribe and share my channel, so that you can gain the more videos, or you can gain more knowledge about your ITEP course. So thank you so much students for watching the video. Thank you, have a nice day.